वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी फोर्सेज ने उनके आवास से उठा लिया, पत्नी सहित। मतलब आप इसे एक तरह की किडनैपिंग कह सकते हैं। और यह सब कुछ हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर। दोस्तों, अमेरिका पिछले कई महीनों से वेनेजुएला पे अपनी टेढ़ी नजर बनाए हुए था, लेकिन अमेरिका जो तर्क दे रहा है कि वेनेजुएला से उसके यहां घुसपैठिए और ड्रग्स का कारोबारी जो है वो उसके यहां घुसपैठ कर रहे हैं, उसके इस तर्क पे संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि असल में अमेरिका की नजर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पे है। आज की डेट में वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा तेल भंडार है और अमेरिका की नजर वेनेजुएला के उसी तेल भंडार पर है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका ने इराक को तहस नहस कर दिया और वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को खोज कर मार डाला, जुडिशियरी के प्रोसेस के तहत ही मारा, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला एक तरह से गुंडागर्दी ही थी। भले सद्दाम अपने देश का तानाशाह रहा होगा, लेकिन अमेरिका ने इराक पर जो हमला किया और सद्दाम हुसैन की जो हत्या करवाई और तर्क ये दिया कि इराक जैविक हथियार बना रहा है, जबकि इराक के पास कोई भी जैविक हथियार उसके पास से नहीं मिला, बावजूद इसके सद्दाम हुसैन को कन्विक्ट किया गया और उसे सूली चढ़ा दी गई और इराक के तमाम ऑयल रिजर्व पे अमेरिकी कंपनियों ने जबरदस्त लूट मचाई। सेम सिचुएशन अब वेनेजुएला की है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी, उन दोनों को अमेरिकी सेना ने उनके आवास के भीतर घुस के उठा लिया और यह सब कुछ ट्रंप लाइव वीडियो पे देख रहे थे। अमेरिकी सेना ने जो वेनेजुएला पे यह हमला किया, कहा जाता है कि इसके लिए 6 महीने से अमेरिकी सेना अभ्यास कर रही थी। और वेनेजुएला ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही छोटा कंट्री है, पाकिस्तान से बड़ा उसका क्षेत्रफल है और वेनेजुएला एक प्रॉपर देश है। वहां एक चुनी हुई सरकार है जो राष्ट्रपति मादुरो की है। हर देश में जो सत्ता पक्ष होता है उस पर करप्शन और तमाम तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो उस देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला के इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी कि वहां के राष्ट्रपति को, उसके राष्ट्रपति आवास से उठवा लिया, उसके ऑयल रिजर्व पे अपना अधिकार जमा लिया है और राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि अब अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला आएगी, उसके ऑयल रिजर्व को निकालेगी और पूरी दुनिया को बेचेंगे हम। और वो ये खुला ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका अब वेनेजुएला के अंदर मौजूद पेट्रोलियम का जो भंडार है उसको इनकैश करेगा। और इतना ही नहीं, वहीं की एक नोबेल प्राइज विजेता विपक्षी पार्टी के लीडर को सत्ता सौंपने की तैयारी भी चल रही है। अब जरा मैं अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पे किए गए इस हमले से इतर आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। अमेरिका का अभी एक नीति चल रहा है कि वो हर उस देश को टारगेट करता है जो उसकी मनमानी, उसकी बातें नहीं सुनता, उसके शर्तों को नहीं मानता। उदाहरण के लिए अभी ताजा उदाहरण जो है वो वेनेजुएला का है। वेनेजुएला को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि मादुरो जो है ट्रंप की बातें नहीं मान रहे थे। और चूंकि वेनेजुएला परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग यूंग की तरह, इसलिए अमेरिका का सॉफ्ट टारगेट बन गया वेनेजुएला। और वहां सत्ता किसे सौंपा जा रहा है? वहीं की एक नोबेल प्राइज विजेता को, जो वहां के विपक्ष की नेता भी है। अब जरा आपको पीछे ले जाऊं और बांग्लादेश वाला हालत समझिए। बांग्लादेश में भी जो सत्ता सौंपी गई मोहम्मद यूनुस को, वो भी नोबेल पीस प्राइज का विजेता रहा। हालांकि पूरी दुनिया जान रही है कि यूनुस के आते ही बांग्लादेश में जो कत्लेआम मचा है वो शायद ही बांग्लादेश के इतिहास में कभी हुआ होगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को जितनी छूट मिली है, यूनुस जो शांति पुरस्कार विजेता है, उसके आने पे कट्टरपंथी और उपद्रवी इतना हावी हैं कि शायद ही बांग्लादेश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ। तो वहां भी एक नोबेल प्राइज विनर को सत्ता सौंप दी गई, जबकि शेख हसीना एक इलेक्टेड वहां पे गवर्नमेंट थी और उसने भी अमेरिका की शर्त मानने से इनकार कर दिया था। उसके मिलिट्री फोर्सेज के लिए एक बेस देने से इनकार कर दिया था। ठीक इसी कारण से शेख हसीना की इलेक्टेड सरकार को अमेरिकन डीप स्टेट ने इंटरनली बांग्लादेश को पहले डिस्टर्ब किया। वहां के लोगों में धीरे धीरे एक सेंटिमेंट जो सरकार के खिलाफ थी वो क्रिएट किया और उसे इतना उग्र किया कि वहां के लोग सड़क पे आ गए और शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल किया। और वहां अमेरिका ने अपना एक पपेट, जो नोबेल पीस विजेता था मोहम्मद यूनुस, उसको बिठाया और अब अमेरिका जो चाह रहा है बांग्लादेश में कर रहा है। ऐसी ही हालत वेनेजुएला की हुई है। वहां भी एक नोबेल प्राइज विजेता को बिठाने जा रहा है अमेरिका और अब वो जैसे चाहेगा वैसे वेनेजुएला में अपने हित को साधेगा।
विपक्ष का नेता भी खुश है कि उसे सत्ता मिल गई। लड़ते लड़ते जो सत्ता नहीं मिल रही थी, अब दूसरे देश के इंटरफेयर से उसे एक सत्ता हासिल हो गई है। वो इतने में ही खुश है, जबकि उसे यह नहीं पता है कि अमेरिका एक इतना खतरनाक देश है कि वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको मैंने इराक का उदाहरण दिया, जहां पे सद्दाम हुसैन को साइडलाइन करके वहां के रिसोर्सेज को जब अमेरिका ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो फिर उसे उसकी हालत पे छोड़ दिया। और आज आप इराक की हालत देख सकते हैं। अब पूरे दुनिया में एक चर्चा यह चल रही है कि अमेरिका की जो ये नीति है, क्या यह नीति सही है? और अगर हर देश ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो फिर एक सभ्य समाज की क्या हालत रह जाएगी? एक टॉप कंट्री का इलेक्टेड प्रेसिडेंट इस तरह की हरकतें कर रहा है कि किसी दूसरे देश की चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब कर रहा है। उस देश का जो डीप स्टेट है, जिसकी बातें, जिसके हितों को अगर अगला बंदा स्वीकार नहीं कर रहा है, अगला देश स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो उस देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करके वहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दे रहा है और अपनी सेना से अटैक करवा के वहां के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को किडनैप कर ले रहा है। दोस्तों, एक और बात बताऊं कि इसी तरह की हरकत पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की चुनी हुई गवर्नमेंट के खिलाफ भी चल रही है। डीप स्टेट नरेंद्र मोदी के इलेक्टेड गवर्नेंस को डिस्टर्ब करने से नहीं चूकता है। आप पुरानी चीजों को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अमेरिकन खुफिया एजेंसी, वहां का डीप स्टेट और वहां रह रहे सीक्रेट एजेंट हिंदुस्तान में भी इस तरह के डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश आए दिन करते रहते हैं। लेकिन यह हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी है, एक ऐसी चुनी हुई सरकार है जो मजबूत है, सत्ता में बहुमत के साथ है, जिसका विल पावर काफी स्ट्रांग है। शायद इसी वजह से वो ऐसे हालात हिंदुस्तान में पैदा नहीं कर पा रहे हैं, पर उनकी कोशिशें लगातार जारी है। पिछले कुछ सालों पहले हिंदुस्तान में आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुए थे, और इस किसान आंदोलन के नाम पे पूरे दिल्ली में पंजाब के तथाकथित किसान अपने हाईटेक ट्रैक्टर्स लेके जो कोहराम मचाया था, जो दंगा फसाद किया था, वो किसी से छुपा नहीं है। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला बंदा आज करोड़ों में खेल रहा है। उसे विदेशी फंडिंग हुई, उसे कहा गया कि आप इतना कलह मचा दो, इतना भीषण कोहराम मचा दो कि गृह युद्ध जैसे हालात हिंदुस्तान में भी पैदा हो जाएं और यहां की चुनी हुई सरकार डिस्टर्ब हो जाए। शाहीन बाग में भी ऐसा ही प्रयोग किया गया था। सीएए और एनआरसी के नाम पे वहां जो लोग महीनों तक बैठे रहे, धरना प्रदर्शन, दंगे फसाद, यहां तक कि पुलिसमैन तक को मार दिया गया और प्रयास किया गया कि यहां के जो सामान्य हालात हैं उन्हें असामान्य कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए। हिंदुस्तान में भी कई लोगों को, कई पत्रकारों को ऐसे इंटरनेशनल पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि वो उन्हें ऑब्लाइज कर सके और उन्हें उनके ही देश के खिलाफ, उनके ही देश में आग लगाने का जिम्मा सौंप दें। रवीश कुमार ऐसे ही पत्रकारों में से एक है जो कहने को तो मोदी विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि वो मोदी विरोध के नाम पे देश विरोध करने लगा है। उसे गाजा और फिलिस्तीन के हमले दिखते हैं, पर बांग्लादेश के हमले नहीं दिखते। और हिंदुस्तान में ही, इसी हिंदुस्तान में, कश्मीर में और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा, काटा, भगाया जाता है, उसे वो नहीं दिखता। लेकिन उसे गाजा और फिलिस्तीन, इतनी दूर बैठे लोगों की चिंता जरूर होती है। तो हिंदुस्तान में भी अमेरिकन डीप स्टेट बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के चुने हुए सरकार को किसी तरह डिस्टर्ब करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह के टैरिफ और सैंक्शंस के जरिए घेर नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान खुलेआम रसिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका इससे और बौखला रहा है और बौखलाहट में तमाम तरह के सैंक्शंस लगा रहा है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार अडिग है अपने इरादों पर, और इससे अमेरिका की तिलमिलाहट और बढ़ रही है। यहां आए दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए जाते हैं। उसके पीछे बहुत ठोस कारण है, और वो कारण यह है कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो ऐसे ऐसे देशों का दौरा करते हैं जो खुलेआम हिंदुस्तान का विरोध करता है वर्ल्ड फोरम पे। ऐसे ऐसे देश राहुल गांधी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, ईरान भी जाते हैं, कोलंबिया भी जाते हैं, इंडोनेशिया भी जाते हैं। तमाम तरह के ऐसे देशों में वो जाते हैं जहां से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। विगत कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी के एक विजिट में उन्हें ऐसे सांसदों के साथ देखा गया जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे और दंगा फसाद करने वाली गतिविधियों में शामिल थे। इन लोगों के समर्थन में अमेरिकी संसद इन्हें सपोर्ट कर रहा है, और उन संसदों से मिलने कौन जा रहे हैं? हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ऐसे तमाम लोगों के साथ देखे जा रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। राहुल गांधी की भी एक अपनी कसक है, क्योंकि पिछले 15 साल अब होने वाले हैं, तो पिछले 3 बार के चुनाव में राहुल गांधी बुरी तरह से पराजित हुए हैं। अब वो भी हिंदुस्तान में चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अब उन्हें लग रहा है कि वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक
और ताजा जो घटनाक्रम हुई है वेनेजुएला में, ठीक इसी तरह का एक अटैक अगर चाइना ताइवान पे कर दे तो आप समझ रहे हैं कि इसी तरह की उम्मीद में शायद राहुल गांधी भी विदेश दौरे पे जाते हैं कि हिंदुस्तान में कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए। पहले आरक्षण का मुद्दा उठाओ, लोगों को बरगलाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जब सीएए एनआरसी जैसे चीजों को लाया गया तो वहां से बोलने लगा गया कि आप सबकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी एसआईआर हुआ है, इसको लेके भी लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। तो राहुल गांधी भारत सरकार द्वारा कोई भी योजना जब यहां की सेफ्टी सुरक्षा के लिए लाया जाता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जाता है, उसका जमकर विरोध करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में जात पात वाला जो गणित है वो बड़ा प्रगाढ़ है, लोगों के नस नस में घुसा हुआ है। तो राहुल गांधी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं कि भाई ये हिंदू के नाम पे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के नाम पे भी अगर जुड़े हुए हैं तो इन्हें तोड़ो, आपस में इन्हें किसी तरह भड़काओ। और राहुल गांधी उन विदेशी सांसदों के सहयोग से उन डीप स्टेट्स में, जिसमें कि एक जॉर्ज सोरोस का भी नाम आता है, तो ऐसे डीप स्टेट्स के मेंबर्स के जरिए राहुल गांधी भी एक प्रयास कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते हैं तो इस देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि उहापोह की स्थिति क्रिएट हो जाए और ऐसे में किसी भी तरह राहुल गांधी को सत्ता मिल जाए, जैसे वेनेजुएला में अभी मिलने वाली है। लेकिन ना तो राहुल गांधी को पता है और ना ही ट्रंप को पता है ये हिंदुस्तान है और ये नरेंद्र मोदी है। यहां इसकी ऐसी कोई दाल नहीं गलने वाली है। वेनेजुएला में जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है, इसे खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल पे एक आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले रहे हो और ये जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है और जो भी है, ये सब बस नाम मात्र के ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कुछ नहीं कहता। ये सब बस डमी बन के इस स्टेप की भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं, कड़ा विरोध दर्ज करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट जारी करते हैं, कोई खड़ा नहीं मिलता। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑयल रिजर्व पे ही वेनेजुएला में हो रखा था और चाइना को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और शायद अमेरिका इसलिए भी चिढ़ गया क्योंकि वेनेजुएला ने चाइना से ऑयल को लेकर बहुत बड़ा डील किया था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने से कुछ ही घंटे पहले वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है वो चाइनीज डेलीगेशन से मिलकर अभी फ्री ही हुए थे। उसी समय देश में अटैक किया गया, 150 फाइटर जेट्स को तैनात करके चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। यह अमेरिका की खुल्लम खुल्ला दादागिरी और गुंडागर्दी है। और अगर हर देश इसी तरह की हरकतों पे उतर आए तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वार छिड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर ऐसे में जो मजबूत देश हैं जैसे रसिया, चाइना, हिंदुस्तान, ये सब अगर मिलकर अमेरिका के इस स्टेप को कड़ाई से इसका प्रतिरोध नहीं करते तो आने वाले समय में यह बहुत ही भयावह स्थिति अमेरिका क्रिएट कर देगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका उतना ही खतरनाक है जितना आईएसआईएस और ओसामा बिन लादेन था। कोई अंतर नहीं है। ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने ही पैदा किया अपने स्वार्थ के लिए और जब वो उसे डैमेज करने लगा तो उसे निपटा दिया। एक समय सद्दाम हुसैन भी अमेरिका का चहेता था, लेकिन जब वो उसकी बात सुनने से मना किया उसे भी निपटा दिया। वेनेजुएला वही देश है जिसे सबसे पहले अमेरिका ने अपने देश से बाहर अगर F-16 विमान किसी को दिया था तो पहला देश था वेनेजुएला और दूसरा था पाकिस्तान। वेनेजुएला वो देश है जिसको अमेरिका ने अपना F-16 विमान पहली बार दिया था 1999 तक। लेकिन उसके बाद 2000 के बाद जब वेनेजुएला अमेरिका की बातों को मानने से इनकार करने लगा तो अमेरिका को खटका, उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज हुआ और अमेरिका जो अपने आप को बादशाह समझता है, जबकि लादेन जैसे आतंकवादी उसके कंट्री में घुस के उसके सबसे मेन टावर को प्लेन से उड़ा देते हैं, जो कहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। वो वेनेजुएला जैसे एक कमजोर देश पे अपनी दादागिरी दिखा रहा है। अमेरिका की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग यूंग पे इस तरह की दादागिरी दिखा दे। इतने परमाणु बम मारेगा कि ट्रंप अपना नाम तक भूल जाएगा। तो दोस्तों, मूल बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अमेरिकी दादागिरी ये किसी आतंकवादी गतिविधि से कम नहीं है और इसने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए हैं कि कल को चाइना अगर ताइवान पे, भूटान पे, हिंदुस्तान अगर नेपाल पे, श्रीलंका पे ऐसे अटैक, हालांकि हिंदुस्तान की कभी ऐसी पॉलिसी नहीं रही, वो हमेशा से अपनी सुरक्षा करता है और जब तक अगला आदमी वार ना करे, कभी किसी पे हिंदुस्तान ने आज तक अटैक नहीं किया, इसका ऐसा इतिहास नहीं रहा। इवन हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश से उलझाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश में यह स्थिति क्रिएट की ताकि हिंदुस्तान के सारे फोर्सेज बांग्लादेश के फ्रंट पे चले जाएं और इधर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में हिंदुस्तान को फिर से डैमेज करना शुरू कर दे। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो जियो पॉलिटिक्स होता है उसमें इतनी तरह की चीजें चलती रहती है कि हम आप सहजता से उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, उसे डिप्लोमेटिकली सोचना होता है और किसी भी युद्ध में जाने से पहले उसे अपने देश की आर्थिक स्थिति और वहां के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना होता है, जो भारत की सरकार बखूबी समझती है। और इसीलिए हिंदुस्तान हर मसले को डिप्लोमेटिकली और अपने स्ट्रेंथ पे, अपने इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ पे डील करती है।
इसी से ट्रंप चिढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को घुटनों पर न ला पाने की खीज उसने वेनेजुएला पर निकाली है और अपने स्वार्थ में ट्रंप अंधा होकर वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति को उठवा लिया। आप क्या सोचते हैं अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस हरकत के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।